सो यूएस वर्सेस राउशर आपका रूल ऑफ स्पेशलिटी से जुड़ा है, जो कि एक्स्ट्राडिशन और असाइलम के मामलों में जिसकी बात होती है। यूएसए का एक आदमी था जो हाई सीज में एक ऑफेंस कमिट किया, किसका? मर्डर का ऑफेंस कमिट किया हाई सीज में, उस शिप पर जो कि यूएसए में रजिस्टर्ड थी, इसलिए यूएसए की शिप पर हुआ, इसलिए यूएसए का क्या है? जुरिस्डिक्शन है यहाँ पे ऑफेंस जो कमिट हुआ। लेकिन जो राउशर था जिसने ऑफेंस कमिट किया, ये ऑफेंस कमिट करने के बाद भाग के चला गया यूके के अंदर। तो यूएसए ने यूके से रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारा ऑफेंडर है, उसको हमको मर्डर के लिए ट्राई करना है, आप उसको जो है हमको एक्स्ट्राडाइट करके भिजवा दीजिए। तो यूके मान गया और इन्होंने मर्डर के लिए भाई कहा ठीक है, जो चार्ज कर लो। लेकिन जब राउशर को यूके से यूएसए भिजवाया गया तो राउशर को अलग किसी ऑफेंस के लिए, माइनर ऑफेंस के लिए भी ट्राई करने लगी कोर्ट्स। तो इसमें जो कुछ जजेस थे उन्होंने अपोज किया, तो मामला हायर कोर्ट्स में पहुंचा। तो हायर कोर्ट ने कहा कि भाई जिस ऑफेंस के लिए आपने किसी को मंगवाया है किसी दूसरी कंट्री से, आप उसी के लिए उसको ट्राई कर सकते हैं। ये सब क्यों नियम है भाई? इसमें बेसिक रूल क्या है? चूंकि इंटरनेशनल लॉ कनेक्ट हो रहा है, दो देशों की बात आ रही है, तुमने दूसरे कंट्री से मांगा और उन्होंने गुड फेथ में तुमको दे दिया, तो तुम अपनी जबान पे रहो। बेसिकली इस नियम को कहीं ना कहीं फॉलो कराने का मामला है। तो यूएसए ने चूंकि यूके से मर्डर के लिए ही खाली उस ऑफेंडर को मांगा था, तो अब मर्डर के अलावा किसी और ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं किया जा सकता। सो बेसिकली रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या कहता है कि जिस स्पेशल ऑफेंस के लिए आप उसको एक्स्ट्राडाइट करवा के लाए हो, उसी ऑफेंस के लिए, उसी स्पेशल ऑफेंस के लिए केवल आप उसको ट्राई कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और ऑफेंस का चार्ज उस पर नहीं लगा सकते। सो ये आपका यूएस वर्सेस राउशर का 1886 का लीडिंग जजमेंट है। किस टॉपिक पर? रूल ऑफ स्पेशलिटी पर, जो कि जुड़ा हुआ है एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम से। फिर आपका रिकैस्टियोनी केस आता है। इसमें क्या हुआ कि एक स्विट्जरलैंड में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो अलग अलग कैंटन्स के लोग सरकार के विरोध में खड़े हो रहे थे। तो उनका वह संगठन बना और सरकार के विरोध में गए, एक उस पर हथियारों के जमावड़े पर पूरा कब्जा कर लिया। और फर्दरेंस में फाइनली जो मेन ऑफेंस कमिट हुआ वो क्या था कि स्विट्जरलैंड के एक आदमी ने स्विट्जरलैंड के एक ऑफिशियल को बंदूक से शूट करके उसकी हत्या कमिट कर दी। तो अब स्विट्जरलैंड का एक ऑफेंडर था और भाग के वो चला गया उसके बाद यूके में। तो स्विट्जरलैंड ने यूके से कहा कि भाई हमारा ऑफेंडर है, हमको उसको वापस कर दीजिए। तो यूके के अंदर जो बेसिकली मेन आर्ग्यूमेंट किया गया और जो फाइनली कोर्ट ने हेल्ड किया वो क्या था कि देखो भाई, अगर ऑफेंस पॉलिटिकल नेचर का है तो हम ऑफेंडर को एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आज भी रूल फॉलो होता है। पॉलिटिकल नेचर के ऑफेंसेस को एक्सेप्शन में डाल रखा गया है। इवन आप इंडिया का भी एक्स्ट्राडिशन एक्ट पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल नेचर का ऑफेंस अगर किसी ने कमिट किया और वो यहाँ से भाग गया, तो फिर अगर ये सिद्ध हो गया कि भाई जो ऑफेंस है इट इज़ ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, तो आप उसको एक्स्ट्राडाइट कराने की मांग नहीं कर सकते, वो नहीं कर पाएगा फिर। तो अगर ऑफेंस पॉलिटिकल नेचर का होगा तो हम एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। ये बेसिकली रूल आपका इस केस में हेल्ड किया गया था। सो रिकैस्टियोनी, एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम, एंड मेन चीज़ क्या थी? पॉलिटिकल नेचर के ऑफेंसेस के लिए एक्स्ट्राडिशन नहीं किया जाएगा। सो कोलंबिया वर्सेस पेरू आपका 1950 का जजमेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है। इसी को आप हया दे ला तोरे केस के नाम से भी जानेंगे, कभी कभी सुनेंगे, या फिर असाइलम केस के नाम से भी फेमस है, क्योंकि असाइलम सब्जेक्ट मैटर जुड़ा हुआ है और हया दे ला तोरे जो था वो अक्यूज्ड था जिसके रिगार्डिंग ये पूरा मामला घूमा। तो हुआ क्या कि पेरू एक देश था, ठीक है, और पेरू के अंदर एक जगह थी लीमा, जैसे इंडिया के अंदर यूपी, इस तरीके से समझो। अब पेरू के अंदर भाई हर देश के अंदर बाकी देशों की एम्बेसीज भी होती हैं, जैसे इंडिया में यूएसए की, यूके की, फ्रांस की, रशिया की, पाकिस्तान की एम्बेसीज होती हैं। तो ऐसे ही पेरू के अंदर कोलंबिया की एम्बेसी थी। तो हुआ क्या कि 1948 में पेरू में एक रेबेलियन ब्रोक आउट हुआ, यानी कि विद्रोह सरकार के खिलाफ, समझो रिवॉल्यूशन टाइप से स्टार्ट हुआ। कुछ ऑफेंसेस कमिट हुए। तो पेरू जो अथॉरिटीज़ थी उनके हिसाब से एक आदमी जिसने इस पूरे मूवमेंट को भड़काया, इंस्टिगेट किया, वो था हया दे ला तोरे। तो उसके खिलाफ ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट करना चाहती थी पेरूवियन अथॉरिटीज़। तो हया दे ला तोरे कहाँ भाग के चला गया? कोलंबियन एम्बेसी के अंदर। तो है पेरू में ही अभी भी, लेकिन कोलंबिया की एम्बेसी में बैठा है। तो कोलंबिया का जुरिस्डिक्शन चूंकि उनकी एम्बेसी में है, सॉवरेनिटी है उसके अंदर, तो पेरू वाले लोग उसके अंदर घुस के ऐसे सीधे नहीं जा सकते कि जाके हमारा आदमी खींच के ले आए। तो भाई डिस्प्यूट हो गया,
कोलंबिया वर्सेस पेरू में। तो दोनों लोग कहाँ पहुंचे, आईसीजे में पहुंचे। तो कोर्ट में फाइनली क्या हुआ कि कोलंबिया कह रहा था पेरू से कि भाई हमको इस आदमी को जो हमने छुपा के रखा है इसको आप सेफ कंडक्ट दे दो ताकि हम इसको पेरू से बाहर ले जाकर अपने देश में ले जाएं, इसको सेफ्टी दे दें, क्योंकि हम इसको असाइलम ग्रांट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ग्रांट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो ऑफेंस इसने कमिट किए हैं, अगर इसने किए भी हैं तो वो पॉलिटिकल नेचर के ऑफेंसेस हैं, और पॉलिटिकल ऑफेंसेस के केस में एक्स्ट्राडिशन करना बाउंड नहीं किया जा सकता। तो पेरू जो कह रहा था कि भाई पॉलिटिकल ऑफेंस नहीं है और ये कॉमन क्राइम है। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा कि भाई कोलंबिया के पास ये कोई यूनिलैटरल अधिकार नहीं है कि वो अकेले ही तय कर ले कि ये कॉमन क्राइम है कि पॉलिटिकल क्राइम है ना। आप अकेले तय नहीं कर सकते कि ये पॉलिटिकल क्राइम है, तो बस आपने कह दिया तो हाँ ठीक है अब ये पॉलिटिकल क्राइम है। सो वो राइट कोलंबिया के पास नहीं है। सो अब ये सेटल्ड नहीं है कि अब ये पॉलिटिकल क्राइम है कि कॉमन क्राइम है। तो पेरू को अब ये साबित करना था कि भाई कॉमन क्राइम है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई पेरूवियन अथॉरिटीज भी ये साबित नहीं कर पाई हैं कि ये कॉमन क्राइम है। तो ना पॉलिटिकल क्राइम इसको कह रही है कोर्ट, ना कॉमन क्राइम कह रही है। कह क्या रही है खाली कि भाई मिलिट्री एक क्राइम इसको कह सकते हो, तो उसको आप चाहो तो ट्रीट कर लो, ट्राई कर लो। लेकिन अब दूसरी सवाल आता है कि अगर भाई असाइलम में दे सकते हैं तो फिर जब तक ये एक्स्ट्राडाइट करेंगे नहीं तब तक हो नहीं सकता। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई असाइलम भी उन्होंने सही से दिया नहीं था, क्योंकि जो नेसेसरी कंडीशंस थी वो उस वक्त पूरी फुलफिल नहीं करी गई। तो इसलिए इन्होंने पेरू को अलाउ किया कि आप चाहो तो अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करा सकते हो, एंड कोलंबियन एम्बेसी डज नॉट हैव अ राइट टू स्टॉप यू फ्रॉम प्रोसीडिंग द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो वो समझो एक तरीके से पेरू उसमें जीत गया। और मोटा मोटा कोर्ट ने जो 2-3 बातें कही वो ये थी कि भाई कोलंबिया के पास एकाधिकार नहीं है कि वो अकेले ही तय कर ले, यूनिलैटरली ही तय कर ले कि भाई ऑफेंस पॉलिटिकल नेचर का है या फिर कॉमन क्राइम है। दूसरी चीज कि सेफ कंडक्ट देने के लिए पेरू बाध्य नहीं है कि आपको हम सेफ कंडक्ट दें, आप जाके इनको सेफली यहां से बाहर ले जाओ। पेरू उसके लिए बाध्य नहीं है, कोर्ट ने ये भी कहा। तीसरी चीज क्या कही कि भाई कोलंबिया ने जब इनको असाइलम ग्रांट किया था तो सारी कंडीशंस जो जरूरी थी वो फुलफिल नहीं करी गई, इसलिए असाइलम वैलिड नहीं है, और इसीलिए अब पेरू चाहे तो इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है। देयर विल बी नो बार, क्योंकि कोलंबिया के पास राइट ही नहीं कि वो उसको रोक बाय लीगली, है ना, लॉ की नज़रों में रोक नहीं सकता। सो ये आपका कोलंबिया वर्सेस पेरू, जिसको असाइलम केस के नाम से जाना जाता है, और हयात दे ला तोरे के केस के नाम से भी इसको कभी कभी कहा जाता है। सो ये आपके इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो असाइलम और एक्स्ट्राडिशन से रिलेट करते हैं। सो आपका जो एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ पर लीडिंग जजमेंट है वो आपका नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस है, जिसको आप जर्मनी वर्सेस नीदरलैंड एंड डेनमार्क के नाम से भी जानते हैं। सो बेसिकली मैप में कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि ये जर्मनी है, ये नीदरलैंड है और ये डेनमार्क है। ये जो आगे का एरिया है पूरा नॉर्थ सी में आता है। ठीक है, तो एक एरिया होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, राइट। हर देश के पास कुछ समुद्र में भी एरिया होता है, उसको आप बोलते हो कि भाई टेरिटोरियल वाटर है इस देश का। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, बेसिकली 200 नॉटिकल माइल्स तक की डिस्टेंस लगभग जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एरिया में आती है। तो नीदरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क ये तीनों आपस में एक पॉइंट नहीं फिक्स कर पा रहे थे कि कौन से, मतलब कि बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक की मानी जाए कि भाई इतनी बाउंड्री पानी की कॉन्टिनेंटल शेल्फ की डेनमार्क में चली जाएगी, इतनी नीदरलैंड में चली जाएगी और इतनी जर्मनी के पास रहेगी। तो इसके लिए ये लोग कहाँ गए, आईसीजे के पास गए। तो 1969 का जजमेंट है, करीबन 1967 में मामला गया था। इसमें कोर्ट से बेसिकली डेनमार्क और नीदरलैंड क्या कह रहे थे कि साहब जनीवा कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो 1958 की है, ठीक है, जो हमने और नीदरलैंड ने रेटिफाई कर रखी है, उसमें एक आर्टिकल 6 है जो इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल देता है। इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल के हिसाब से कॉन्टिनेंटल शेल्फ का बंटवारा कैसे होगा, एक पॉइंट ले लो सेंटर का जिसकी डिस्टेंस इसके आउटर मोस्ट एरिया से, इसके आउटर मोस्ट एरिया से और इसके आउटर मोस्ट एरिया से बराबर हो, यानी कि ये तीनों डिस्टेंस अगर बराबर हैं तो एक ऐसा पॉइंट आप ले लो, तो उतने एरिया को हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। आर्टिकल 6 ऑफ दिस कन्वेंशन इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल था,
जिसको डेनमार्क और नीदरलैंड साइड करके चाह रहे थे कि ऐसे जो है बंटवारा कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई हम आर्टिकल 6 को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जर्मनी पर वो बाइंडिंग नहीं है। क्यों बाइंडिंग नहीं है? क्योंकि जर्मनी ने उस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं करके रखा। ठीक है, इस कन्वेंशन को केवल डेनमार्क और नीदरलैंड ने रेटिफाई किया था, जर्मनी ने नहीं किया था। सो इसलिए जर्मनी के ऊपर उस कन्वेंशन को साइड करके हम एक ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकते। तो अब प्रश्न आया कि भाई क्यों ना उसको कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ मान लिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बात आ गया कि इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल को कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ मान के उसको अप्लाई करा दिया जाए। तो कोर्ट ने फिर उस बारे में बात करी कि भाई कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ हम मानेंगे आखिर किसको। ठीक है, क्योंकि एज पर आर्टिकल 38 ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहां पे आप सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ते हो कि आईसीजे जब दो लोगों के बीच का, दो स्टेट्स के बीच का डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहा होगा तो वो किन लॉज को अप्लाई करेगा। तो उसमें पहला आता है जो ट्रीटी और कन्वेंशन की बात करता है ना। दूसरा आता है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की बात करता है। तो ये वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ वाले पॉइंट की बात हो रही है कि आईसीजे उसको अप्लाई कर सकता है क्या। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का मतलब है जो कोडिफाइड नहीं किया गया है ना। कोडिफाइड का मतलब लिख के ट्रीटी नहीं बना दी गई है, कन्वेंशन नहीं कर ली गई है, बस कस्टम है कि फॉलो हो रहा था बहुत सालों से। सारे देश मिलके ऐसे ही वर्क करते हैं, ऑपरेट करते हैं। जैसे आपका राजदूत वाला होता है ना कि यहाँ का राजदूत अगर किसी और देश में जाता है तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होता। ये अब आपका कोडिफाइड है, पहले एक तरीके से कस्टम था। तो कस्टम में क्या होता है कि कुछ चीज़ें कोडिफाई नहीं की गई हैं, बस लोग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि भाई एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के। क्या हम इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल ऐसा है कि उसको मान सकते हैं कि अब वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बन चुका है, इवन दो जर्मनी ने रेटिफाई ना भी किया है तब भी फॉलो कराया जा सकता है। तो कोर्ट ने कहा भाई नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट में इन्होंने कहा दो बातें होती हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट और दूसरा होता है सब्जेक्टिव एलिमेंट। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या होना चाहिए किसी लॉ का कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बनने के लिए कि भाई एक सेटल्ड प्रैक्टिस है, स्टेट्स ऐसा करते हैं। तो अगर जर्मनी भी ऐसा करता रहा होता, इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल को फॉलो किया रहा होता और किसी मामले में, तो हम कहीं ना कहीं एक आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि भाई हम साहब करते ही हैं, देखिए जर्मनी भी किया हुआ है, भले ही इसने रेटिफाई नहीं किया लेकिन देखिए इसने किया हुआ है। तो यानी कि ये उसको लीगल वैलिडिटी दे रहा है, उसको सेटल्ड प्रैक्टिस देके मान रहा है। दूसरा एलिमेंट क्या है? सब्जेक्टिव एलिमेंट, जिसको आप बोलते हो ओपिनियो ज्यूरिस साइन नेसेसिटास, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि सब्जेक्टिव इंटेंशन होना चाहिए कि हम एक लीगल ऑब्लिगेशन से काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम कोई काम करें जो लॉ की तरफ से लिखित में हम ऑब्लिगेटेड नहीं थे करने के लिए, है ना, लेकिन हम स्टिल कर रहे हैं इस सेंस में कि हम उसको बहुत ज्यादा अथॉरिटी मान के चल रहे हैं। सो एक लीगल एलिमेंट है उस काम में, इवन दो लॉ हमको ऑब्लिगेट नहीं करता उस काम को करने का। तो एक लीगल ऑब्लिगेशन के साथ अगर कोई स्टेट कोई काम करता है और सेटल्ड प्रैक्टिस है वो लॉ में, तो भले ही वो कोडिफाइड ना हो, उसको कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहा जा सकता है। यहां पर कोर्ट ने इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल को कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ नहीं माना था और जर्मनी को बाउंड नहीं किया। तो बेसिकली इतना इसमें था, इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल को कस्टमरी रूल नहीं माना गया, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस किया गया। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट होता है, एक सब्जेक्टिव एलिमेंट होता है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या हो सकता है कि एक्ट अमाउंटिंग टू अ सेटल्ड प्रैक्टिस, है ना। कोई स्टेट्स हैं बहुत सारे और वो कोई काम या तो करते हैं या तो कोई काम नहीं करते हैं, सेटल्ड है कि ये ऐसे ही होना है, हमने उसके लिए कोई ट्रीटी कोई कन्वेंशन नहीं करी है, तो वो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट होता है। और सब्जेक्टिव एलिमेंट क्या होता है कि जब वो स्टेट्स उस काम को कर रहे होते हैं तो इन अ वे वो उसको खुद को लीगली ऑब्लिगेटेड मान के उस काम को कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं कि कैजुअली कर रहे हैं, है ना। एक लीगल ऑब्लिगेशन, एक लीगल एलिमेंट उनके दिमाग में होता है कि भाई ये चीज जो है ये अब एक कस्टम बन चुका है।
जैसे कि आप भारत में भी तमाम ऐसी चीज़ें का एग्जाम्पल साइट कर सकते हो जो एक कस्टम बन चुके हैं। लोग जैसे आप किसी से मिलते हो तो ऐसे सर झुका के नमस्ते करना, प्रणाम करना, बड़ा मिला तो पैर छूना। अगर ना छुओ पैर तो अंदर से लगता है अबे यार सामने आदमी खड़ा है बड़ा, इसको हम इज्जत नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा, बड़ा खराब लगेगा, अगर एक गंदा मैसेज जाएगा तो पैर छूना जरूरी है। तो छू लिया पैर, तो लॉ ऑब्लिगेट नहीं कर रहा, बट यू आर डूइंग इट एज इफ कि आप ऑब्लिगेटेड हो। तो ये आपका सब्जेक्टिव एलिमेंट होता है। सो ये आपका नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस 1969 का आईसीजे का जजमेंट है, जो बेसिकली डीलिमिटेशन यानी कि बाउंड्रीज सेट करने की बात करता है रिगार्डिंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसमें डेनमार्क और नीदरलैंड चाहते थे कि इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल लागू करा दिया जाए, लेकिन कोर्ट्स ने मना कर दिया। जर्मनी कह रहा था कि फेयर एंड इक्विटेबल प्रिंसिपल से हमको प्रॉपर्टी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया है वो डिवाइड कर दिया जाए। तो दोनों ही कोर्ट ने माने नहीं थे, और फाइनली क्या हुआ था कि कोर्ट ने इन लोगों से कहा था कि आप लोग जाके अपना अग्रीमेंट कर लीजिए जिसमें सबसे फेयर आपका हो जाए, आपस में अग्रीमेंट करके आप लोग जो करेंगे वो हो जाएगा। सो बेसिकली इसमें कोर्ट ने फाइनली डिलिमिटेशन किया नहीं था, बट कुछ इस लॉ के समझो प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर दिया था थोड़ा सा इस तरीके से बताओ ताकि। सो ये आपका नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस। फिर आपका निकारागुआ वर्सेस यूएसए 1986 का आईसीजे का जजमेंट है। इसमें जो हमने नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस में कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के बारे में कोर्ट्स ने जो बातें कही थी, इस केस में उन बातों को एक तरीके से रिएटरेट किया गया, यानी कि रिपीट किया गया, फॉलो किया गया, है ना। और इसमें भी वो सब्जेक्टिव एलिमेंट और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करी गई कि भाई एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में ऑब्जेक्टिव एलिमेंट होता है और एक सब्जेक्टिव एलिमेंट होता है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट वही है कि सेटल्ड प्रैक्टिस है देशों में कि हाँ भाई ये काम ऐसे करना है या फिर ये काम ऐसे नहीं करना है, सेटल्ड है, अग्रीड है ना। एक्सप्रेस कुछ नहीं है, बस सब लोग फॉलो करते हैं, और जब करते हैं उस काम को तो एक सब्जेक्टिव इंटेंशन के साथ करते हैं कि भाई लीगल ऑब्लिगेशन हमारा क्रिएट हो रहा है, इससे हम कर रहे हैं क्योंकि एक लीगल ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर, जबकि लीगल ऑब्लिगेशन एक्चुअल में है नहीं, इसीलिए तो आप उसको कस्टम कह रहे हो। तो इस वाले केस में क्या था कि यूएसए ने निकारागुआ के अंदर पैरामिलिट्री और मिलिट्री एक्टिविटीज़ को बेसिकली इंस्टिगेट किया और अपने लोगों को फंड किया वहाँ पर जाके मिलिट्री एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली रेबल वगैरह चल रहा था, तो अपने आदमी भेज के और वहाँ पर तमाशा बढ़ाने का काम किया। तो इन्होंने ब्रीच ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ किया था यूएसए ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंटरफेयर किया इन द अफेयर्स ऑफ अनदर स्टेट, इन्होंने फोर्स को यूज़ किया, वायोलेट किया सॉवरेनिटी को निकारागुआ की, क्योंकि ये सब क्या है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए सॉवरेनिटी के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ अभी पाकिस्तान से कितना भी विवाद हो, बट कुलभूषण यादव का मामला चल रहा है, तो उसमें हम लोग सीधे जाके अटैक करके अपने आदमी को वापस नहीं ला सकते, हमको कोर्ट्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सॉवरेनिटी अपने अपने देशों में होती है, और आप किसी की सॉवरेनिटी को वायलेट करेंगे तो आप इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन कर रहे हैं। तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ यही सब है कि आप सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। तो निकारागुआ वर्सेस यूएसए में नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाली बात को रिटरेट किया गया जो उन्होंने कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के बारे में कही थी, और दोबारा से उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया वैसे ही जैसे उसमें किया था। और बेसिकली यूज़ ऑफ फोर्स से जुड़ा वाला मामला है, क्योंकि इन्होंने इंटरफेयर किया सॉवरेनिटी में और वायलेशन किया सॉवरेनिटी का, तो इसलिए इन टर्न ब्रीच किया कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का यूएसए ने। तो कोर्ट ने यूएसए के खिलाफ काफ़ी रिपरेशंस लगाए थे, बट इंटरनेशनल लॉ चूँकि उतना पावरफुल नहीं होता है, और प्लस इंटरनेशनल लॉ का आईसीजे जब भी कोई जजमेंट पास करेगा तो उसको एग्जीक्यूशन तो अंत में सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह ही कराती हैं, क्योंकि जैसे देश में आपके कोर्ट्स कुछ कराएंगी तो आपके जो पीएम है, एग्जीक्यूटिव है, पुलिस है, ये उसको इन्फोर्स कराती है। ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ में जो पुलिस है वो कौन है? सिक्योरिटी काउंसिल है ना। तो सिक्योरिटी काउंसिल में चूंकि यूएसए खुद ही बैठा हुआ है, तो वहां पर कोई भी एक्शन सिक्योरिटी काउंसिल अगर चाहे भी तो भी ले नहीं सकती, क्योंकि यूएसए हर बात में वीटो पावर लगाकर उसको ब्लॉक कर देगा। तो इंटरनेशनल लॉ की वीकनेस का एक मेजर केस लॉ है, क्योंकि इसमें इतना इन्होंने वायलेशन किया, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं तो इनके खिलाफ जितने कुछ भी बातें आईसीजे ने कहीं, जितना पैसा, कॉम्पनसेशन, पनिशमेंट जो कुछ कर सकती थी रेपरेशन के रूप में किया, लेकिन उसको आज भी
यूएसए के द्वारा फॉलो नहीं किया गया। सो ये आपके दो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से। सो पैकेट हबाना केस आपका यूएसए की सुप्रीम कोर्ट का 1900 ईयर का जजमेंट है। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, एक ये मेन बात कही गई थी कि भाई फिशिंग वेसल्स को एज अ प्राइज ऑफ वॉर कैप्चर करना इज अ वायोलेशन ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। क्योंकि इन्होंने बेसिकली क्या कहा कि हमारे यहाँ हमेशा से कस्टम सिविलाइज नेशंस में चला आ रहा है कि युद्ध चल रहा हो, इवन दो हम एनिमी वेसल्स जो फिशिंग के पर्पज से हैं, जिनका कोई मिलिट्री पर्पज नहीं है, सिविलियंस जो अपना फिशिंग कर रहे हैं, उनको कैप्चर कभी नहीं करते हैं। ये हमारा कस्टम चला आ रहा है लंबे समय से। अब इसको भले ही हमने ट्रीटी में कोडिफाई नहीं किया, कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं बनाया, बट स्टिल एज अ कस्टम दे हैव अ फोर्स ऑफ लॉ। तो हुआ क्या था कि यूएसए ने क्यूबा में ब्लॉकेड लगा रखा था। तो क्यूबा के समुद्र में स्पेन के दो नागरिक फिशिंग करते पकड़ लिए इन्होंने, ठीक है। अब इनके पास कोई हथियार नहीं थे, कोई मिलिट्री वो नहीं था, बट पकड़ लिए और वो वेसल्स को क्या किया, ऑक्शन वगैरह करा दिया, बेच दिया। क्यों? क्योंकि कैप्चर किया हमने उसको एज अ प्राइज ऑफ वॉर, क्योंकि वॉर चल रहा है ना यूएस और स्पेन के बीच में। तो यूएस ने स्पेन के नागरिकों का सामान पकड़ के एज अ प्राइज ऑफ वॉर उसको वो करा दिया, ऑक्शन वगैरह। तो इन लोगों ने भाई क्लेम किया कि साहब इसको हम अग्रीव्ड हैं इससे। तो यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने यही कहा कि इवन दो हमने उसको ट्रीटी में या स्टैट्यूटरी लॉ में लिखित में नहीं डाला है, उसको लॉ की वो नहीं दी है, बट स्टिल इट हैज अ फोर्स ऑफ लॉ, क्योंकि ये कस्टम बहुत लंबे समय से चला आ रहा है बिटवीन द सिविलाइज्ड नेशंस। तो नेशंस के बीच में ये कस्टम हमेशा से चला आ रहा है। सो इवन दो ये लिखित नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। सो ये इसमें लीडिंग बात थी कि एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने, यानी कि एक नेशनल कोर्ट ने इंटरनेशनल लॉ को रिकॉग्नाइज किया था। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसमें से कौन सा केस है जिसमें नेशनल कोर्ट्स ने इंटरनेशनल लॉ को रिकॉग्नाइज किया था और उसको अपने लोकल लॉ पे अप्लाई किया था। सो ये आपका पैकेट हबाना केस 1900 का लीडिंग जजमेंट है यूएस सुप्रीम कोर्ट का। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह का जजमेंट नहीं है। सो कैरोलाइन केस आपका सेल्फ डिफेंस के लॉ का कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में डेवलप करने का फाउंडेशन है, ठीक है। यहाँ से आपका कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में 1842 के आसपास ये डेवलप हुआ था और तब से आज तक इसको हम इंटरनेशनल लॉ में फॉलो करते भी आ रहे हैं। तो इसमें इन्होंने बेसिक जो एक लाइन कही थी वो ये थी कि नेसेसिटी ऑफ सेल्फ डिफेंस मस्ट बी इंस्टेंट, ओवरवेलमिंग, लीविंग नो चॉइस ऑफ मीन्स एंड नो मोमेंट ऑफ डेलिब्रेशन। मतलब कि जो सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत अगर आपको पड़ती है, मतलब आप किसी को बदले में मारने जा रहे हैं, तो अगर आप ये क्लेम करके मारने जा रहे हैं कि हम सेल्फ डिफेंस में इसको मारे हैं, तो वो जो नेसेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि खतरा तुरंत का है, ओवरवेलमिंग होनी चाहिए, हल्का फुल्का नहीं, सीरियस खतरा है आपको। लीविंग नो चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोमेंट ऑफ डेलिब्रेशन, सोचने का समय नहीं है, अगर अभी नहीं किया तो इंजरी हो जाएगी। तो इस तरीके का हमने कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में सेल्फ डिफेंस के टॉपिक पर जो अपना लॉ आज डेवलप किया है, ये उसका फाउंडेशन है। इसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कंट्रीज बिटवीन ईच अदर नेगोशिएट करके इस प्रिंसिपल को समझो डेवलप किया गया। तो हुआ क्या कि यूके की कॉलोनी थी कनाडा। कनाडा में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट कह सकते हो चल रहा होगा, तो जो रेबल्स थे, जो यानी कि रिवॉल्यूशनरी थे, वो लोग कैरोलाइन नाम की एक शिप में बैठकर यूएसए में आए और ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी इनके पीछे पीछे इनको पकड़ने के लिए आई। यहाँ पर जब आमने सामने आ गए तो एक यूएस का सिटीजन उस एक्सचेंज में, गोली बारूद के एक्सचेंज में बंदूक चली और मर गया। तो यूएस का सिटीजन मर गया। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी, इन्होंने कैरोलाइन वाली शिप को आग में जला दिया और उसको नायग्रा फॉल्स जो वहीं पर आसपास थी उस तरफ ढकेल दिया। तो अब वो जाकर नायग्रा फॉल्स में गिर जाएगी। इतना सब हुआ तो बड़ा उधर से काउंटर प्ले हुआ, लोगों ने बड़ा गुस्सा जताया, यूएस में भी कनाडा में भी। रिटेलिएशन में क्या हुआ, यूएस और कनाडा की एक प्राइवेट मिलिट्री बॉडी कह सकते हो, कुछ लोगों का प्राइवेट संगठन, इसमें एक्चुअल में यूएसए की सरकार इन्वॉल्व नहीं थी बट प्राइवेट मिलिशिया थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक ब्रिटिश वेसल को पकड़ा बदले में, गुस्से में,
और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो 1830 का समझो ये विवाद है, 1837 के आसपास का, और 1842 में जाकर नेगोशिएशन से ये मामला ठंडा पड़ा था। तो 5 साल तक ये आपका जो कॉन्फ्लिक्ट था ये चला। उसी में लास्ट में ब्रिटिशर्स के क्लेम पर, कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई हमने जो इनको गोली से मार दिया था वो सेल्फ डिफेंस में मारा था, हम जान के मारना नहीं चाहते थे। तो उस पर इधर से जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डैनियल वेबस्टर थे, उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि अ सेल्फ डिफेंस क्लेमेंट वुड हैव टू शो दैट द नेसेसिटी ऑफ सेल्फ डिफेंस वाज इंस्टेंट, ओवरवेलमिंग, लीविंग नो चॉइस ऑफ मीन्स एंड नो मोमेंट ऑफ डेलिब्रेशन। तो ये समझो यहीं से उसका प्रिंसिपल डेवलप हुआ था सेल्फ डिफेंस के लॉ का, इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें तो। सो ये आपका एक लीडिंग मैटर है जो इस मामले पर है। तो कैरोलाइन केस आपका सेल्फ डिफेंस से जुड़ा हुआ है, और ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो इंटरनेशनल लॉ में रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक देश दूसरे देश को इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर रिकॉग्नाइज कर ले। 2 तरीके से कर सकता है, इन लॉ इन फैक्ट, डी ज्योरे या फिर डी फैक्टो। डी ज्योरे रिवोक वापस नहीं किया जा सकता। एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई हाँ ये देश है जो पाकिस्तान है, हाँ ये देश है जो अमेरिका है, अगर एक बार कर लिया लॉ में, एक लिखित उसमें मान लिया या कोई इस तरीके से किया कि जिसका इफेक्ट यू हो कि आपने उसको इन लॉ रिकॉग्नाइज कर लिया है ना, टेम्परेरी वे में नहीं किया हुआ है, तो आप क्या डी ज्योरे रिकॉग्निशन कर रहे हो। और या डी फैक्टो क्या है कि उसी का टेम्परेरी वर्जन जिसको रिवोक किया जा सकता है। तो इस केस में क्या हुआ था कि इटली ने इथियोपिया के एक रीजन एडिस अबाबा को 1936 में कैप्चर कर लिया और यहाँ के बैंक ऑफ इथियोपिया को एक डिक्री पास करके डिसॉल्व कराने का आदेश दे दिया। इस डिक्री के बाद इस बैंक ऑफ इथियोपिया के कुछ क्लेम्स थे जो इनको नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट के खिलाफ करने थे, इन्होंने वो फाइल कर दिए। तो क्वेश्चन ये आया कि भाई इसको ऑलरेडी डिसॉल्व कर दिया गया था, तो क्या ये एग्जिस्टेंस में है भी इस वक्त जो ये क्लेम फाइल कर रहा है, क्योंकि इसकी एज अ लीगल पर्सनैलिटी तभी तो होगी अगर ये डिसॉल्व नहीं हुआ होगा। अगर डिसॉल्व हो गया तो फिर उसकी लीगल स्टेटस तो खत्म हो गई, तो वो केस नहीं फाइल कर सकता। तो यही क्वेश्चन में आया था। तो कोर्ट ने फाइनली इसमें ये कहा कि जस्ट बिकॉज इटली अभी डी ज्योरे रिकॉग्निशन नहीं पाया था बाकी देशों से, है ना, इटली को अभी डी फैक्टो ही मिला था रिकॉग्निशन, स्टिल डी फैक्टो सरकार के पास वो सारी पावर्स हैं जो डी ज्योरे के पास होती हैं। केवल इतना ही डिफरेंस, क्योंकि आपको पता है होता है कि वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट है। डी फैक्टो आप रिवोक कर सकते हो, डी ज्योरे आप रिवोक नहीं कर सकते। सो इटली इवन दो इट वाज अ डी फैक्टो गवर्नमेंट, इट हैज ऑल द पावर्स कि ये इस बैंक को डिसॉल्व कर सकता है। तो जस्ट बिकॉज अगर कोर्ट ने ये मान लिया दैट मीन्स उनका जो डिसोल्यूशन वाला डिग्री था वो इफेक्ट में है, उसका कोई मतलब है, और इसलिए एडिस अबाबा के इस बैंक के पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है, तो वो केस आगे कंटिन्यू ना हुआ हो, जो भी है। कुल मिला के ये आपका मेन लीगल प्रिंसिपल है कि डी फैक्टो गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल डी ज्योरे गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको समझना है। सो इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में आपका अगला केस है लुथेर वर्सेस सागोर। 1921 का केस है। इसमें क्या था, रशिया और यूके 2 कंट्रीज हैं। यूके का सिटीजन था लुथेर, है ना, एल, और ये रशिया में काम करता था। इसकी एक लकड़ी की फैक्ट्री थी। रशिया ने 1917 में अपने यहाँ इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया तो इसको वापस आना पड़ा कि यहाँ पे अब बिजनेस हम नहीं कर सकते। इसकी लकड़ी उकड़ी का सारा सामान इसको वहीं पे छोड़ना पड़ा, सब वहीं पे जब्त हो गया। लूथर वापस आ गया। अब 1920 के बाद क्या हुआ कि भाई यहाँ से सागोर ने कुछ लकड़ी का कंसाइनमेंट ऑर्डर किया रशिया के टिम्बर फैक्ट्रीज से। तो रशिया से जब वो ऑर्डर आ रहा था तो सागोर उसको लेता, उससे पहले लूथर आ गया और लूथर ने उसको क्लेम कर दिया, कहा भाई ये मेरी लकड़ियां हैं जो वहाँ पे रशिया में मुझसे छुड़वा ली गई थी, है ना, मेरा सामान जो वहाँ पे सीज कर लिया था तुमने। तो इसने कोर्ट से क्या कहा कि आपने चूंकि रशिया को अभी रिकॉग्निशन नहीं दिया है, यूनाइटेड किंगडम ने रशिया को चूंकि रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इसलिए रशिया का मेरा सामान जब्त कर लेना बाय दियर लॉ थ्रू नेशनलाइजेशन दैट हैज नो वैल्यू इन द आइज ऑफ यूकेज लॉ, और इसलिए मेरा जो वहां पे लकड़ी छूट गई थी उस पर मेरा ही अधिकार है, यूके को ये मानना पड़ेगा। और कोर्ट्स इसके बेस पर मुझे लकड़ियों का क्लेम मेरे पक्ष में बेसिकली
डिसाइड कर दें। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि इसी टाइम जब ये केस चल रहा था हुआ क्या कि यूके ने रशिया को रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है, डी फैक्टो रिकॉग्निशन दे दिया। तो कोर्ट ने उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में 1917 पर भी लागू कर दिया और कहा भाई डी फैक्टो रिकॉग्निशन रेट्रोस्पेक्टिव उसमें भी चला जाएगा और हम दूसरी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में अफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है और सॉवरेनिटी की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करने की वजह से हम आपको आपका क्लेम नहीं दे सकते। लूथर इसमें हार गया था और बेसिकली सैगोर को लकड़ी जो उसने मंगवाई थी वो मिल गई थी। सो बेसिकली कोर्ट ने डी फैक्टो का रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन इस केस में बताया था, डी फैक्टो रिकॉग्निशन का रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। सो डी फैक्टो एंड डी ज्यूरे रिकॉग्निशन में अगला इंपॉर्टेंट केस है अरंतजाओ मेंडी केस। इसमें क्या था कि स्पेन में एक नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार थी और एक रिपब्लिकन पार्टी की सरकार थी। अब सरकार थी का समझो, ये वो सरकार है जो बाई लॉ बनी है और ये वो सरकार है जो एक तरीके से रिवॉल्यूशन या फिर रेबेलियन कर कर अपना कंट्रोल काफ़ी सारी एरियाज में स्पेन के पाली है। तो इसके पास कंट्रोल ओवर टेरिटरी तो है, बट इसको डी ज्यूरे रिकॉग्निशन अभी नहीं मिला है। डी ज्यूरे केवल रिपब्लिकन पार्टी के पास है। अब स्पेन की एक बोट अरंतजाओ मेंडी यूके के पोर्ट पे खड़ी है इंग्लैंड में। तो स्पेन के इन दोनों ने जो खुद को असली वाली सरकार बताते हैं, उन्होंने इस बोट पर क्लेम किया और यूके से कहा भाई बोट हमको दे दो। तो इसमें फाइनली जो डिसीजन आया था वो ये था कि जो डी फैक्टो गवर्नमेंट होती है उसका क्लेम इंस्टेंट जो उसके पास टेरिटरी है केवल उसी के पार होता है ना, लेकिन डी ज्यूरे के पास अपने इंस्टेंट कंट्रोल के अलावा फॉरेन देशों में भी जो प्रॉपर्टी है उस पर भी कंट्रोल होता है। तो जैसे स्पेन की रजिस्टर्ड एक बोट अगर यूके में खड़ी है तो उस पर हक डी ज्यूरे वाले का ज्यादा होगा, डी फैक्टो का नहीं होगा। ये बेसिकली इस केस का जो है समअप है कि डी फैक्टो के पास केवल उतने एरिया पे कंट्रोल होगा जितने पे ये कंट्रोल एक्चुअल में एट द मोमेंट कर पाई है, लेकिन डी ज्यूरे के पास अपनी टेरिटरी के बाहर भी दूसरे देशों में अगर कोई इस देश की प्रॉपर्टी है जिस पर यहाँ की सरकार का कंट्रोल होना चाहिए तो उस पर जो मेन कंट्रोल होगा वो डी ज्यूरे गवर्नमेंट का होगा, यानी कि रिपब्लिकन्स का होगा। तो ये आपका इस केस का मेन है कि डी फैक्टो विल हैव कंट्रोल ओवर दी इंस्टेंट टेरिटरी जो एट द मोमेंट होगी और डी ज्यूरे का फॉरेन कंट्री में भी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर भी कंट्रोल होगा। सो ये आपका अरंतजाओ मेंडी केस है।